हेलो माय डियर, माई सेल्फ एस बी पटेल। डियर स्टूडेंट, हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की लेक्चर सीरीज 4 को डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होते हैं और कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं, इन सब का इफ़ेक्ट क्या होता है, स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर सीरीज में डियर स्टूडेंट हम लोग इन्हीं सबको सीखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने लेक्चर सीरीज 4 को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड रहेगा। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि आज के कंटेंट में हम लोग, जैसे कि हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। इसके पहले लास्ट लेक्चर में माय डियर हमने आपको बताया हुआ था कि किसी बॉडी पर हम कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे। जब उस बॉडी पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे, लोड या फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस बॉडी में एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा, जो इस बॉडी में लगाए गए इस फोर्स की वजह से उत्पन्न होगा और इस बॉडी के डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इस लोड की वैल्यू हम लोग लगातार बढ़ाते जाएंगे, तो कुछ टाइम बाद इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा और उसके जस्ट बाद जब हम फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स से, तो इस बॉडी में डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो उस समय हम कह सकते हैं कि बॉडी विल अंडरगोस इन डिफॉर्मेशन। तो आइए उसी डिफॉर्मेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। हम क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं और वो डिफॉर्मेशन क्यों होगा। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक पॉइंट लिखा है, स्ट्रेस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। मतलब जब किसी मटेरियल में एक्सटर्नल लोड या फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसे रजिस्ट करने के लिए बॉडी खुद अपने अंदर एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस्ड करेगा। उसी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। उसी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। आगे बात कर रहे हैं, ड्यू टू दिस रजिस्टेंस, इसी रजिस्टेंस के कारण जो इसके अंदर उत्पन्न होगा, ड्यू टू रजिस्टेंस डिफॉर्मेशन स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड विद इन द मटेरियल। इसी रजिस्टेंस के कारण उस मटेरियल में स्ट्रेस हमारा क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है। उसी डिफॉर्मेशन के कारण एक रजिस्टेंस उत्पन्न होगा, उसी रजिस्टेंस को हम स्ट्रेस कहते हैं। देयरफॉर स्ट्रेस आर डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस लोड एट पॉइंट इन द मटेरियल। मतलब जब हम इस बॉडी में, ऐसे देखिए, इस बॉडी में हम लोग एक लोड लगाएंगे तो इसी पॉइंट पर इस लोड के अगेंस्ट एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा। यही पॉइंट यहां कह रहा है, स्ट्रेस आर डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस लोड एट पॉइंट इन द मटेरियल। उसी पॉइंट पर मटेरियल में उसी पॉइंट पर हमारा स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो। तो आई थिंक यहां से आपको बेसिक थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किसी बॉडी पर लोड लगाएंगे तो उस पर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होना शुरू होगा। लेकिन क्या स्ट्रेस कब इंड्यूस्ड होगा? बिफोर डिफॉर्मेशन या आफ्टर डिफॉर्मेशन? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में यदि हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल लोड को लगाएं तो पहले स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा,
या पहले स्ट्रेन स्टार्ट होगा या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक साथ इंड्यूस्ड होंगे। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से हमें सेलेक्ट करना होगा कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो पहले कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए जब होगा क्या, मान लीजिए एक बॉडी है, ऐसे देखिएगा, मान लीजिए ये हमारी एक बॉडी है। अब इस बॉडी पे हमने क्या किया, एक्सटर्नल लोड लगाया। अब देखो इस लोड की वैल्यू को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो बॉडी में क्या होगा डियर, एक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए बॉडी के अंदर तुरंत एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा और यह इस डिफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिकवर करता रहेगा। और फोर्स को बढ़ाएंगे तो और ये स्ट्रेस हमारा इंड्यूस्ड होगा, फोर्स की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो और स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, डिफॉर्मेशन को होने नहीं देगा। लेकिन जब फोर्स लगाए थे हम, प्राइमरी फोर्स जब अप्लाई किए थे, तो पहले बॉडी डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था। उसी डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ से माय डियर ये हमें पता चला कि जब किसी बॉडी पर लोड हम लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उस बॉडी में स्ट्रेन इंड्यूस्ड होगा। मतलब बॉडी हमारा क्या होगा, विकृति उत्पन्न करेगा और उसी विकृति को रोकने के लिए उस बॉडी के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर पहले बॉडी में स्ट्रेस होगा या स्ट्रेन होगा, तो आंसर क्या होगा, पहले स्ट्रेन हमारा डेवलप्ड होगा, देन आफ्टर स्ट्रेस हमारा इंड्यूस्ड होगा। स्ट्रेन हमारे डेवलप्ड होते हैं और स्ट्रेस हमारे इंड्यूस्ड होते हैं। वो जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होते हैं वो इस एक्सटर्नल लोड की वजह से इंड्यूस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग और सीखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को। इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन की ही बात चल रही है, हम यहाँ पे सीखेंगे एवरेज स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस लोड पर यूनिट एरिया। जो हम लोग स्ट्रेस को, मान लो ये हम लोग स्ट्रेस को सिग्मा से डिफाइन करते हैं। ये जो सिग्मा स्ट्रेस हमारा होता है, ये सिग्मा इज इक्वल टू हमारा होता है, देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया के होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया के होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया के होता है। जहां पर इस तरीके का स्ट्रेस दिखाई देगा उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्ट्रेस। और स्ट्रेस की यूनिट हमारी होती है, देखिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा होता है स्ट्रेस का यूनिट। अब देखो डिफॉर्मेशन, ऐसे देखिए डिफॉर्मेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन। किसी भी बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हमारा स्टार्ट होता है उसे हम लोग स्ट्रेन के रूप में डिफाइन करते हैं। स्ट्रेन मतलब विकृति के रूप में डिफाइन करते हैं। अब देखो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। डायमेंशन के साथ साथ शेप को भी चेंज करेगा, वहां पर भी स्ट्रेन होगा। मतलब स्ट्रेन का मतलब क्या है, ऐसे देखिएगा ये हमारा बॉडी था, यदि इधर हमने फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, ये इसकी लंबाई को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रेन आ गया है। अब इस स्ट्रेन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, इस स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इसे मान लो हम स्मॉल ई या इस तरीके से डिफाइन करें तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, चेंज इन
चेंज इन, इसकी देखो जो इसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, जो इसकी लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो हम लेंथ कह सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। लेकिन अगर हम लेंथ ना कहें, एक स्टैंडर्ड अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्टैंडर्ड स्ट्रेन हमारा क्या होता है, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड, ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो इस तरीके से माय डियर ये हमारा होता है स्ट्रेन। अब अगर इसके यूनिट की बात करें तो देखो लेंथ की भी यूनिट क्या होती है, मीटर, और ओरिजिनल लेंथ की भी यूनिट होती है मीटर, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब स्ट्रेन हमारा क्या होता है, यूनिट लेस हो, सीमा विहीन होता है। स्ट्रेन इज यूनिट लेस। अब देखो ये हो गया हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं। अभी तो सिंपल सा हम लोग पढ़ रहे हैं। अब चलिए जस्ट आगे हम लोग शुरू करते हैं इसके और बारे में। लेकिन उसको जानने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, स्ट्रेस क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। ऐसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं स्ट्रेस और प्रेशर में, है ना। प्रेशर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू भी हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब दोनों में कहीं कहीं लोगों को ये लगता है कि काफी सिमिलरिटीज है, लेकिन जब उसे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वाला ये जो फोर्स होता है ये होता है IRF, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, IRF इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। पर यूनिट एरिया यहाँ पर भी सेम होगा, पर यूनिट एरिया यहाँ पर भी सेम होगा। अगर डायमेंशन की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, तो यूनिट इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट, एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो इस तरीके से दोनों की यूनिट सेम है, दोनों के फार्मूले सेम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन आ जाता है कि सर स्ट्रेस और प्रेशर लगभग सेम चीज़ है, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है। पॉइंट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो देखो जो स्ट्रेस हमारा होता है, स्ट्रेस हमारा क्या होता है, स्ट्रेस इज इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स विच इज इंड्यूस्ड ऑन एनी पॉइंट। देखो जब ये कोई बॉडी होता है, इस बॉडी में जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से उसी पॉइंट पर जहां पे फोर्स लगाएंगे उसी पॉइंट पर एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स हमारा उत्पन्न होता है। इंड्यूस्ड मतलब उत्पन्न होता है, उसी फोर्स को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। आगे बात करते हैं प्रेशर हमारा क्या होता है। प्रेशर हम किसी बॉडी पे, देखो प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइड हो जाएगा, अप्लाइड ऑन एनी पॉइंट। प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन एनी पॉइंट। ये जो एक्सटर्नल हम लोग लगा रहे हैं ये प्रेशर, अगर पर यूनिट एरिया पर अगर हम इसे कंसीडर करें माय डियर, पर यूनिट एरिया पर इस बल को कंसीडर करें तो यही बल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा।
और इस प्रेशर को हम लोग एक्सटर्नली अप्लाइड करते हैं, लेकिन स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनली उत्पन्न या इंड्यूस्ड होता है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन हो गया, ये जो स्ट्रेस हमारा है इस प्रेशर के कारण इंड्यूस्ड होता है। अगर इस प्रेशर को नहीं लगाएंगे तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो हमारा देखो, स्ट्रेस ऑलवेज टेंशन, कंप्रेशन एंड शियर। चलो इस पॉइंट को भी ब्रेक करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड बाय प्रेशर। जो स्ट्रेस हमारा होता है वह प्रेशर के कारण उत्पन्न होता है, प्रेशर की वजह से इंड्यूस्ड होता है। लेकिन जो प्रेशर है वो स्ट्रेस की वजह से इंड्यूस्ड नहीं होता है। बट प्रेशर इज नॉट इंड्यूस्ड बाय, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबल दाब के कारण उत्पन्न होगा, लेकिन दाब प्रतिबल के कारण उत्पन्न नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। भले ही आपको फार्मूले और यूनिट सेम लगे, लेकिन देखो कितने पॉइंट्स में डिफरेंस है। अगला पॉइंट आप देखो, स्ट्रेस जो हमारा होगा वो हमारा क्या होता है, ये बॉडी हो गया। अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इस पे जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी इंड्यूस्ड होगा। अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी इंड्यूस्ड होगा। अगर हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो उसके अंदर शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स लगाएंगे तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। तो जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है, जैसा नेचर का हम प्रेशर लगाएंगे वैसे ही नेचर का स्ट्रेस हमारा इंड्यूस्ड होगा। मतलब स्ट्रेस, चलो इसे हटा देते हैं या रहने दें, स्ट्रेस ऑलवेज टेंशन में हो सकता है, कंप्रेशन में हो सकता है एंड शियर में हो सकता है। लेकिन प्रेशर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बॉडी ही होगा। प्रेशर ओनली एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर टू द बॉडी। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये देखिए यहां पर देखिए, ये बॉडी है। अब इस बॉडी पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो इस पर परपेंडिकुलर है, तभी ये प्रेशर हमारा कहलाएगा। अगर इस बॉडी पे इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से प्रेशर बल लग रहा हो, इस तरीके से बल लग रहा हो, तो क्या इसे हम प्रेशर कहेंगे? ये थीटा डिग्री पे लग रहा है तो इसे हम लोग प्रेशर नहीं कहेंगे। इसको हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट इस सरफेस पे आएगा वही वर्टिकल कंपोनेंट हमारा प्रेशर कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो, एक कंपोनेंट हमने इधर इसको ब्रेक कर लिया, ये हमारा हो जाएगा F, अब थीटा है F cos थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट हमने इधर ब्रेक कर लिया, ये हो जाएगा F sin थीटा। तो इस तरीके से F sin थीटा हमारा इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के। मतलब अगर फोर्स किसी एंगल में लगे तो उसे हम लोग टू कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वही हमारा प्रेशर कहलाएगा। तो प्रेशर ओनली एक्टिंग ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ बॉडी। फोर्थ डिफरेंस हम लोग समझते हैं, स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड विथ गेज एंड प्रेशर कैन मेजर्ड विथ गेज। कैसे, आप समझो, ये जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, ऐसे देखिए, अगर इस बॉडी पे ये जो हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर हमने कह दिया कि 10 मेगा पास्कल का हमने दाब लगा दिया, है ना, 50 हमने पास्कल का दाब लगा दिया, 10 न्यूटन का दाब लगा दिया, किलो न्यूटन का लगा दिया। तो ये जो न्यूटन और किलो न्यूटन या पास्कल, ये जो हम प्रेशर लगा रहे हैं एक मशीन के द्वारा लगा रहे हैं, और वो मशीन इसको मेजर करके सीधे बता दे रही है कि इस पर हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं। वह मशीन हमें बता दे रही है कि इस पर हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं। मतलब मशीन हमारे इस प्रेशर को क्या कर सकती है, मेजर करके डायरेक्ट वैल्यू दे देगी। लेकिन अगर स्ट्रेस की बात करेंगे तो जो इंटरनली स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है माय डियर,
इसे हम लोग कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग केवल और केवल कैलकुलेट करते हैं, केवल और केवल कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया से। जो एक्सटर्नल लोड हमने अप्लाई किया जिस परपेंडिकुलर एरिया पे, तो उससे हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमें इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स या स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मेजर नहीं करते हैं, और प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं। प्रेशर की यूनिट हमारी होती है बार, पास्कल, मेगा पास्कल, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट होती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस क्या होता है, सिंपल स्ट्रेस क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, सिंपल स्ट्रेन क्या होता है, और कितने टाइप के स्ट्रेस हमारे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में स्टडी करेंगे किसी भी मटेरियल के लिए, चाहे वो स्टील हो, प्लास्टिक हो, वुड हो, ग्लास हो, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग स्टडी। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन के बारे में। तो पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। देखिए व्हेन द स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल एरिया, इट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस का मतलब हमारा क्या हो गया, जैसे ये कोई बॉडी हो गया, ये कोई बॉडी हो गया। अब इस बॉडी पर जब हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे इसके इस एरिया पर, तो इसके अंदर ये जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस्ड होगा, इसे हम लोग देखो इसके ओरिजिनल एरिया से, इसके इस ओरिजिनल एरिया से जब हम इस स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। दैट मीन्स इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एफ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एओ, मतलब ओरिजिनल एरिया ऑफ, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखो इफ द ओरिजिनल लेंथ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्ट्रेन, देन इट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। मतलब इसका क्या है कि जब हम किसी बॉडी में, मान लो ये हमने लोड लगाया, अब यहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, इसकी लेंथ मान लो बढ़ गई, इसकी लेंथ मान लो बढ़ गई। पहले इसकी लेंथ L थी, अब इसकी लेंथ हमारी जो बढ़ गई, मान लो इनिशियल लेंथ हमारी, ओरिजिनल लेंथ हमारी LO थी, और लोड लगाने के बाद फाइनल लेंथ हमारी LF हो जाएगी। तो जो इसके बीच की लेंथ हमारी बढ़ेगी, उस इंक्रीजिंग लेंथ को हम लोग कहेंगे फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारा क्या होता है, जब हम लोग लेंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। यहाँ पे देखिए वही फार्मूला लिखा है, ये हमारा क्या है, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। मीन्स जो हमारा फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ होता है, इसे हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम लोग डेल्टा एल से डिनोट करते हैं अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जहां पर हम लोग विकृति या स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल लेंथ का यूज करेंगे, दैट टाइप ऑफ स्ट्रेन कॉल्ड इंजीनियरिंग। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बॉडी का ओरिजिनल एरिया लेकर स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और ओरिजिनल लेंथ लेकर कैलकुलेट करेंगे उसकी स्ट्रेन को,
वो कहलाएगा ओरिजिनल इंजीनियरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन, जब हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर एट इंस्टेंट हम लोड की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, अचानक किसी पॉइंट पर हम लोग चेक करें, मान लो जैसे हम कैमरा लगाए हुए हैं, कैमरे को लगाए हुए हैं, अब कोई बाइक बहुत तेजी से आकर हमारे सामने से गुजरे, तो जिस समय हमारे सामने से गुजरेगा उस टाइम हम उसकी इंस्टेंट पिक्चर लें और उस टाइम हम उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लें, एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर लें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सेम उसी तरीके से जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हों, तो मान लो किसी बॉडी में हम क्या करें, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो मान लो ये इस तरीके से डिफॉर्मेशन करो हमारा तो होता जा रहा हो, या इस तरीके से शो होता जा रहा हो। अब किसी पार्टिकुलर स्टैंड पे, किसी पार्टिकुलर स्टैंड चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, पार्टिकुलर स्टैंड पे अगर हम लोग मान लो इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू इतनी आएगी और स्ट्रेन की वैल्यू इतनी आएगी। इस तरीके के स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। दैट मीन्स ट्रू स्ट्रेस हमारा क्या होगा, एट इंस्टेंटेनियस पॉइंट टोटल इंड्यूस्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस। और उसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे जितना भी डिफॉर्मेशन हुआ रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे ट्रू। मीन्स द स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इंस्टेंटेनियस, इसे बोलते हैं तात्क्षणिक समय पर, किसी तात्क्षणिक समय पर हम क्या करते हैं, एरिया एट एनी इंस्टेंट ऑफ लोड इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस, और सिमिलर उसी तरीके का हमारा स्ट्रेन होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। हम लोग ये समझ गए हैं कि स्ट्रेस हमारे क्या होते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस हमारे कितने टाइप के होते, स्ट्रेस हमारे कितने टाइप के होते। आइए जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देखिए बेसिकली स्ट्रेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्ट्रेस और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। आप समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होते हैं। देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस वो हमारे होते हैं जो डायरेक्ट लोड या एक्सियल लोड के कारण इंड्यूस्ड होते हैं, और इनडायरेक्ट स्ट्रेस वो होते हैं जो हमारे बेंडिंग या ट्विस्टिंग लोड के कारण इंड्यूस्ड होते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ के चलिएगा कि डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट लोड या एक्सियल लोड के कारण इंड्यूस्ड होते हैं, और इनडायरेक्ट स्ट्रेस, देखिए इनडायरेक्ट स्ट्रेस में पहला हमारा क्या होगा, स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग। मतलब ये कोई शाफ्ट हमारी होगी, इस शाफ्ट में मान लीजिए ये शाफ्ट हो गई, इस पर ये जो हम लोग लोड लगाएंगे, इस पर जो हम लोग लोड लगाएंगे, इस लोड के कारण इसका शेप ऐसे बेंड करेगा, तो इसे रिकवर करने के लिए इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होगा उसी को स्ट्रेस बोलेंगे, और यह स्ट्रेस हमारा कैसा होगा, इनडायरेक्ट स्ट्रेस होगा। सेम उसी तरीके से स्ट्रेस ड्यू टू टेंसर और ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का मतलब ये है जब हमारे पास ये बॉडी हो जाए, अब इस बॉडी को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐसे फिक्स, और इस पे इस तरीके से ट्विस्टिंग लोड लगाएंगे, तो इसके अंदर एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, इस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। आइए डायरेक्ट स्ट्रेस में समझते हैं। पहला स्ट्रेस आपका होता है एक्सियल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस मतलब ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के एक्सिस के एलॉन्ग इस तरीके से एक स्ट्रेस लगे, या इस बॉडी के एक्सिस के एलॉन्ग इस तरीके से स्ट्रेस लगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, और इसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो इसे बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये हमारा होगा एक्सियल स्ट्रेस, इस एक्सिस के एलॉन्ग हमारा ये लगेगा, तो ऐसे स्ट्रेस को बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। यह दो तरीके का होगा,
टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, जिसका डायग्राम हमने ये बना दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस हमारा क्या होता है, ऐसे देखिए, टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस, ये इस तरीके का बॉडी होगा। इस बॉडी पर इस पॉइंट पर जो लोड लगेगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। और यह इस टेंजेंट पर उत्पन्न हो रहा है, ये जो लोड लगा रहे हैं इस लोड को हम लोग बोलते हैं शियर लोड। तो इस तरीके से जब हम किसी बॉडी के टेंजेंट पर लोड लगाएंगे तो उस समय जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसे टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमारा क्या होता है, जब किसी बॉडी में, ऐसे देखिए, मान लीजिए ये कोई बॉडी हो जाए, इस बॉडी की लेंथ, विड्थ एंड हाइट की बात कर लें। ऐसे देखिए, ये बॉडी हमारा हो जाए और इस बॉडी की लेंथ, विड्थ एंड हाइट पे हम देखें। अब यहाँ पर अगर एक्सियल स्ट्रेस मान लेते हैं सिग्मा 1, इधर एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा 2, दोनों सिग्मा 1, यहाँ पर सिग्मा 1 ले लें, इधर वर्टिकल में सिग्मा 2 और यहाँ पर भी सिग्मा 2 ले लें, और इस डायरेक्शन में स्ट्रेस ले लें सिग्मा 3 और यहाँ पर ले लें सिग्मा 3। तो तीनों स्ट्रेस की वजह से देखो, सिग्मा 1 की वजह से इसकी लंबाई बढ़ेगी और सिग्मा 2 की वजह से इसकी हाइट बढ़ेगी और सिग्मा 3 की वजह से इसकी विड्थ बढ़ेगी। मतलब ये इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ये इसका विड्थ इंक्रीज होगा और इस तरीके से ये इंक्रीज होकर एक इस तरीके का डायग्राम बनाएगा, इस तरीके का डायग्राम बनाएगा। तो इस तरीके से इसका टोटल वॉल्यूम हमारा, इसका टोटल वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, जो शेडेड वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हमारा क्या हो जाएगा, EV, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से। तो जब किसी बॉडी के तीनों डायरेक्शन, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड लगे तो उसकी वजह से उस बॉडी में जो भी डिफॉर्मेशन हमारा होगा उसे बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक। इस तरीके से ये हमारा हो गया वॉल्यूमेट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे कुछ इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, जो टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस था, जो टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस था वो कितने टाइप का होता है। जब किसी बॉडी पे इस तरीके से हम लोग टेंजेंट पर कोई लोड लगा रहे थे, उसकी वजह से जो स्ट्रेस हमारा इंड्यूस्ड हो रहा था उसे टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल रहे थे या शियर स्ट्रेस बोल रहे थे। उसकी कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, जब डायरेक्ट शियर लोड हम लोग लगाएंगे, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट शियर लोड। जब किसी बॉडी पे डायरेक्ट शियर लोड लगाएंगे, उसकी वजह से ये जो स्ट्रेस हमारा इंड्यूस्ड होगा उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। मतलब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डायरेक्ट शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द। किसी बॉडी पर जब डायरेक्ट शियर फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से जो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसे हम लोग डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टॉर्सनल स्ट्रेस। टॉर्सनल स्ट्रेस मतलब मरोड़ प्रतिबल। मरोड़ प्रतिबल का मतलब क्या हो जाएगा, ये कोई बॉडी को एक तरफ फिक्स कर दो और इस तरीके से जब इसमें ये हमारा टॉर्सनल फोर्स लगाएंगे तो इसके अपोजिट में जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसे हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेस कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा टॉर्सनल स्ट्रेस। टॉर्सनल स्ट्रेस हमारा क्या है, दीज स्ट्रेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन
मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सनल मूवमेंट या टॉर्क। ये जो हम लगा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल मूवमेंट बोल सकते हैं, या यही हमारी टॉर्क यानी कि मरोड़। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया टॉर्सनल स्ट्रेस। थर्ड हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होते हैं, पूरक शियर स्ट्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ये 2 ये डिफिनेशन दे देगा, एक और दे देगा और एक ये डिफिनेशन दे देगा। मान लेते हैं इसे ऑप्शन ए, इसे बना देंगे ऑप्शन बी और ये हो जाएगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी में कह देगा ऑल ऑफ एबव। तो अब कहेगा व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में सेलेक्ट करना होगा। पहले हम ये तो जान लें कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होता क्या है, फिर उसके बाद ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हमें सभी सही नजर आएंगे। क्योंकि शियर स्ट्रेस है तो आपको लगेगा कि जहां जहां शियर फोर्स लगेगा वहां वहां शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। आइए पहले समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, शियर इज गिवन बट डायरेक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए बैलेंसिंग शियर स्ट्रेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी इन ए डायरेक्शन राइट एंगल टू। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है क्योंकि हमें भी पहली बार में नहीं समझ में आया था। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इसे बोलते हैं, जैसे देखिए पूरक शियर स्ट्रेस मतलब क्या होता है, कर्तन प्रतिबल, पूरक कर्तन प्रतिबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बॉडी हमारा है, अब इस बॉडी पर देखो ये हम शियर स्ट्रेस इधर से लगाते हैं, तो ये क्या करा, शियर स्ट्रेस इज गिवन। शियर स्ट्रेस तो हमारा गिवन है लेकिन उसके बियॉन्ड में बट डायरेक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट, लेकिन उसकी डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जैसे एक शियर स्ट्रेस हमारा इधर लग जाए और एक शियर स्ट्रेस हमारा इधर लग जाए, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इज गिवन बट डायरेक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए बैलेंसिंग शियर स्ट्रेस। बिना बैलेंसिंग शियर स्ट्रेस के, मीन्स अगर इधर शियर स्ट्रेस टाउ लग रहा है, मान लेते हैं टाउ एक्स लग रहा है, तो इसे बैलेंस करने के लिए डियर इस डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होना, लेकिन यहां पर बैलेंसिंग शियर स्ट्रेस नहीं है। तो ऐसे केस में यहां पर देखो एक शियर स्ट्रेस हमारा ऐसे देखिएगा इस डायरेक्शन में और एक शियर स्ट्रेस हमारा इस डायरेक्शन में। ऐसा जब इंड्यूस्ड हो, ऐसा केस जब हमारे पास इंड्यूस्ड हो, तो इसके जस्ट बियॉन्ड में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बनाएंगे। जैसे देखिएगा ये हमारे पास इधर लग रहा था, अब ये हमारे पास स्ट्रेस इस डायरेक्शन में और स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस तरीके के स्ट्रेस को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, पूरक प्रतिबल कहते हैं। बस ये ध्यान देना कि पूरक प्रतिबल या कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस वही होगा जिसमें शियर स्ट्रेस तो दिया रहेगा लेकिन डायरेक्शन हमारी श्योर नहीं होगी, साथ में बैलेंसिंग शियर स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये बॉडी था, इस बॉडी में ये शियर स्ट्रेस हमारे पास लग रहा है और ये शियर स्ट्रेस लग रहा है, साथ में ये शियर स्ट्रेस लग रहा है और ये शियर स्ट्रेस लग रहा है। अब इन शियर स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी, जो इसके जस्ट अपोजिट। देखो इसे बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस लगाया, इसे बैलेंस करने के लिए जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस लगाया। अब देखो इसे बैलेंस करने के लिए इस शियर स्ट्रेस को लगाया और इसे बैलेंस करने के लिए इस शियर स्ट्रेस को लगाया। इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, चाहे तो आप एक ही बॉडी में समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होता है। जैसे मान लो ये बॉडी था, एक स्ट्रेस इधर लगा, एक स्ट्रेस इधर लगा, इधर लगा, एक स्ट्रेस इधर लगा और एक स्ट्रेस। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन के स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए
इस डायरेक्शन के स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए एक शियर स्ट्रेस इधर लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए एक पूरक स्ट्रेस इधर लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए एक पूरक स्ट्रेस लगेगा और इसके लिए एक इधर लगेगा। तो इस तरीके के स्ट्रेस को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होता है। अब देखिए हम लोग कुछ और आगे की बात करते हैं, हम लोग ये सीखेंगे कि अलाउएबल स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग सीखने चल रहे हैं। अब हमें इसको सीखने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो इसके जस्ट बाद माय डियर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। बट इसके लिए हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि अलाउएबल शियर स्ट्रेस क्या होता है या अलाउएबल स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले आप एक बात समझिए, यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, हम मान लेते हैं कोई एक बॉडी है। अब इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में हमने लोड लगाया। अगर ये बॉडी हम मान लेते हैं, देखिए बॉडी बेसिकली हमारे पास मटेरियल दो ही तरह के अवेलेबल होते हैं, या तो डक्टाइल मटेरियल होता है या तो ब्रिटल मटेरियल। अब देखो सपोज करो ये हम मान लेते हैं डक्टाइल मटेरियल और यहीं पर एक बॉडी हम लोग ले लें और इसे हम लोग कौन सी बॉडी ले लें, ब्रिटल मटेरियल। एक हमने ले लिया स्पेसिमेन डक्टाइल मटेरियल का और एक हमने ले लिया स्पेसिमेन ब्रिटल मटेरियल का। अब दोनों स्पेसिमेन में हमने टेंसाइल लोड P लगाना शुरू कर दिया, सपोज करो कि टेंसाइल वाला ऑब्जेक्ट कुछ समय तक लोड बढ़ाया, उसके बाद अपने शेप को लंबाई को बढ़ाएगा, फिर जब हम लोड को हटा लेंगे तो यह फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे हम कोई तार को लेते हैं तो उस तार को हमने ऐसे मोड़ा, फिर हमने जैसे ही लोड को हटा दिया वो तार अपनी पुनः पूर्व अवस्था में आ जाएगा, पूरी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। ऐसे मटेरियल को हम लोग डक्टाइल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें माय डियर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और उसमें उसके किसमें साइज में डिफॉर्मेशन हो और उसके बाद लोड को हटा लेने पर फर्दर वह अपनी शेप को रिगेन कर ले साइज को, तो ऐसे मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। अब जिस लिमिट तक यह अपने शेप और साइज को रिगेन करता है उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट के ऊपर जब इस पर हम लोग क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। देखो अभी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको ये भी बताएंगे प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है। इलास्टिक लिमिट में आपको 2 पॉइंट बताएंगे, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। तो वहाँ पर देखो क्या होता है, इलास्टिक लिमिट में हमारा मटेरियल सेफ रहता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लोड की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो मटेरियल कंप्लीटली ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाता है जब हम बॉडी से फोर्स को हटाते हैं। तो उस समय हमारे पास क्या होगा, उस समय उसकी कुछ न कुछ लंबाई बढ़ गई होगी, मतलब वो डिफॉर्म हो गया होगा। तो जहां तक वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर ले रहा था उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। अब देखो मान लो इस बॉडी पे 10 किलो न्यूटन का लोड हम लगा रहे थे, तो यह बॉडी हमारा ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर ले रहा, लेकिन जैसे ही हमने 10.1 किलो न्यूटन
का लोड लगाया तो यह बॉडी पूरा का पूरा ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं करेगा। इसका मतलब इस बॉडी की इलास्टिक लिमिट 10 किलो न्यूटन है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह बॉडी 10 किलो न्यूटन तक ही लोड अपने ऊपर अलाउ करेगा और इसी 10 किलो न्यूटन की वजह से इस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वह भी 10 किलो न्यूटन के बराबर ही इंड्यूस्ड होगा और उसी स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे, मतलब वह 10 किलो न्यूटन स्ट्रेस को ही अलाउ करेगा, तो उसी 10 किलो न्यूटन के स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे अलाउएबल स्ट्रेस। जिस मैक्सिमम स्ट्रेस को बॉडी हमारा अलाउ करेगा उसके ऊपर अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अलाउएबल स्ट्रेस। सेम वही कंडीशन माय डियर ब्रिटल मटेरियल के लिए भी होगा। ब्रिटल मटेरियल में हमारा क्या होगा कि जब हम लोड की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये मटेरियल हमारा क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न करेगा, इसकी लंबाई वगैरह नहीं बढ़ती है। अगर यह प्योर ब्रिटल मटेरियल है तो लोड की वैल्यू को बढ़ाते गए, मान लो 10 किलो न्यूटन तक ये मटेरियल सेफ था, लेकिन जैसे ही 10.1 किलो न्यूटन हमने इस पे लोड लगाया तो यह मटेरियल यहाँ से ब्रेक करके दो टुकड़ों में अलग हो गया। ब्रिटल मटेरियल कभी भी लंबाई को नहीं बढ़ाएगा, वह क्या होगा, बीच पर से क्रैक होकर या किनारों पर से क्रैक होकर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से यह होता है ब्रिटल मटेरियल। अब जहां पर ब्रिटल मटेरियल में क्रैक स्टार्ट होगा उसके जस्ट पहले जितने लोड को बियर कर रहा था उसी को बोलते हैं अलाउएबल लोड, और उस लोड की वजह से जितना भी स्ट्रेस इसमें इंड्यूस्ड होगा उसे हम बोलते हैं अलाउएबल स्ट्रेस। अलाउएबल स्ट्रेस। अब आपको ये कैसे पहचान में आएगा कि कौन सा अलाउएबल स्ट्रेस डक्टाइल मटेरियल के लिए है और कौन सा अलाउएबल स्ट्रेस ब्रिटल मटेरियल के लिए है। तो उसके लिए हम स्टील स्ट्रेस कर्व डायग्राम से यह सीखेंगे कि ऐसे देखिएगा, जब हम बात करेंगे, देखिए जब हम बात करेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए तो आप ये जानते हैं स्टील स्ट्रेस डायग्राम में इस तरीके से डायग्राम बनता है। यहाँ पे आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट होती है। अभी इसको अच्छे से हम लोग सीखें, आप क्यों ऐसे समझिए। इस पॉइंट पर हमारा होता है अपर यील्ड पॉइंट और इस पॉइंट पर हमारा होता है लोअर यील्ड। अब देखो इलास्टिक मटेरियल हमारा क्या होता है, अपर यील्ड और लोअर यील्ड पॉइंट के बीच में प्रॉपर तरीके से शेप और साइज को रिगेन नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस हम लोग कहाँ पे मानते हैं, अपर यील्ड पॉइंट तक। अगर हमारा डक्टाइल मटेरियल है तो इसके लिए अलाउएबल स्ट्रेस को हम लोग कहाँ तक मानते हैं, यील्ड पॉइंट तक मानते हैं। और अगर मटेरियल हमारा ब्रिटल है तो यहाँ पर फ्रैक्चर होगा, यहाँ पर फ्रैक्चर होगा या यहाँ पर फ्रैक्चर, यहाँ निकिंग स्टार्ट होगा, यहाँ फ्रैक्चर होगा, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट पॉइंट, अपर अल्टीमेट या लोअर अल्टीमेट। तो अल्टीमेट पॉइंट हमारा कहाँ होगा ब्रिटल मटेरियल में, इस जगह पे होगा। इसके बाद ये मटेरियल क्या होगा, वो हमारा क्रैक कर जाएगा या फेल कर जाएगा। तो ब्रिटल मटेरियल हमारा फेल होने से पहले कहाँ तक वो शो करेगा, अल्टीमेट पॉइंट तक सेफ रहेगा। तो मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या हो जाएगा, अल्टीमेट होगा, और डक्टाइल के लिए क्या होगा, यील्ड होगा। अब इस डायग्राम को हटाते हैं और यहां से ये समझते हैं कि डक्टाइल मटेरियल के लिए जो अलाउएबल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू अलाउएबल स्ट्रेस। और अगर वो मटेरियल हमारा ब्रिटल है तो ब्रिटल मटेरियल के लिए हमारा यील्ड स्ट्रेस की बजाय क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। अल्टीमेट स्ट्रेस
होगा। मतलब ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेस तक हमारा मटेरियल सेफ को रखेगा बॉडी को, और अल्टीमेट के बाद क्या होगा, फेल होगा। यही अल्टीमेट स्ट्रेस हमारा क्या होगा, अलाउएबल स्ट्रेस। यही अल्टीमेट स्ट्रेस हमारा क्या होगा माय डियर, अलाउएबल। अब यहां से जब भी हम बात करेंगे अलाउएबल स्ट्रेस की, तो अगर डक्टाइल मटेरियल आएगा तो आपको तुरंत पहचानना है कि अलाउएबल स्ट्रेस मीन्स यील्ड स्ट्रेस, और अगर ब्रिटल मटेरियल है तो अलाउएबल स्ट्रेस मीन्स अल्टीमेट। अब एक चीज समझो कि क्या अगर किसी डक्टाइल मटेरियल का अलाउएबल स्ट्रेस 10 किलो न्यूटन है, क्या उस पर हम लोग 10 किलो न्यूटन का लोड लगाकर वर्किंग कर सकते हैं? अगर 10 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे तो वो हमारा वर्किंग लोड होगा, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसे हम लोग वर्किंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो अगर 10 किलो न्यूटन का वर्किंग लोड लगाएंगे तो उस समय जब लोड की वैल्यू को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जरा सा लोड की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो वो हमारा मटेरियल क्या होगा, अलाउएबल स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस से ऊपर चला जाएगा, जिससे मटेरियल हमारा फेल कर जाएगा। तो उस समय हम लोग अपने मटेरियल में, डक्टाइल मटेरियल में जो भी वर्किंग लोड लगाएंगे वो हमारा यील्ड स्ट्रेस से कम लगाएंगे। सेम वही डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल के लिए है, जितना अलाउएबल स्ट्रेस होगा उससे कम वर्किंग लोड लगाएंगे, जिससे हमेशा वर्किंग स्ट्रेस कम इंड्यूस्ड होगा। मतलब हम यहां से कह सकते हैं, ऐसे देखिए एक फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, एक फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अलाउएबल, ऐसे देखिएगा, देखो पहले डक्टाइल के लिए, डक्टाइल के लिए हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे, ऐसे देखिएगा, वर्किंग लोड या वर्किंग स्ट्रेस इज लेस देन, हमेशा कम रखेंगे, वर्किंग लोड या वर्किंग स्ट्रेस को हमेशा कम रखेंगे, किससे, अलाउएबल स्ट्रेस। और अलाउएबल स्ट्रेस को हम लोग डक्टाइल के लिए क्या बोलते थे, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद करना है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इसी फार्मूले से आता है क्वेश्चन। सेकेंड, जब ब्रिटल मटेरियल होगा, अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन, अब की बार यील्ड की बजाय अलाउएबल स्ट्रेस हमारा ब्रिटल के लिए क्या हो रहा था, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस। अब आपको फार्मूले तो याद हो गए डियर। अब आपके दिमाग में एक सवाल चलने लगा कि सर आपने कहा कि डक्टाइल मटेरियल के लिए मान लो उस बॉडी की मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, 10 किलो न्यूटन। तो अब अगर हमें वर्किंग स्ट्रेंथ लगानी है तो क्या हम इस पे 9 किलो न्यूटन पर वर्क कर सकते हैं या 8 किलो न्यूटन पर, क्योंकि आपने कहा कि हमेशा 10 किलो न्यूटन से कम रखेंगे। तो आप कहेंगे सर कि 8 पे काम करें, 6 पे काम करें, 5 पे करें, 4 किलो न्यूटन या 1 किलो न्यूटन पर काम करें। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर 10 किलो न्यूटन तो इसका यील्ड स्ट्रेंथ था और ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी 10 किलो न्यूटन था। मान लो कुछ भी लो, 10 की बजाय आप 20 ले सकते हो, वो एक एग्जाम्पल है। तो क्या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए अब जो वर्किंग स्ट्रेंथ हमें निकालना हो तो क्या हम लोग 19 किलो न्यूटन पे वर्क कर सकते हैं, 18 पे कर सकते हैं, 10 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन या 1 किलो न्यूटन पे। तो ये हमारे दिमाग में डाउट बनने लगा कि वर्किंग स्ट्रेंथ कितना कम रखेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ से या यील्ड स्ट्रेंथ से। तो उसके लिए हमने एक टर्म लिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसके लिए माय डियर एक हमने टर्म लिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब हमने लिया ये देखो, अलाउएबल स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए हमने लिया अलाउएबल स्ट्रेस, फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए हमने लिया अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ। मतलब जो हमने यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस लेना है, जो हमें यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस लेना है, उस वर्किंग स्ट्रेस कितने पे हम इसको वर्क करेंगे, उस वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो वर्किंग स्ट्रेस बराबर यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी या अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ। मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं, ऐसे देखिएगा, मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर डक्टाइल मटेरियल है तो वहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फार्मूला हमारा बनता है वो बनता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। और ब्रिटल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फार्मूला होता है, ब्रिटल मटेरियल कहाँ पे फेल करता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पर, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि सर ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है ये हम लोग कितना रखते हैं। आप ध्यान दो कि यील्ड स्ट्रेंथ मान लो 10 किलो न्यूटन है तो कभी भी वर्किंग स्ट्रेंथ को हम लोग 10 किलो न्यूटन नहीं लेंगे, या तो 9 लेंगे, 8 लेंगे, 7 लेंगे। मतलब नॉमिनेटर हमेशा ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर हमेशा लेस होगा। सेम यहीं पर भी नॉमिनेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर लेस होगा। तो इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहे ब्रिटल मटेरियल हो चाहे डक्टाइल मटेरियल हो, दोनों के लिए 1 से अधिक होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दोनों के लिए यहाँ अलाउएबल की जगह वर्किंग स्ट्रेस हम लोग करेंगे, सिग्मा वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू वर्किंग स्ट्रेस लिखे ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर भी वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी या अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक रखेंगे और मैक्सिमम के केस में देखो, वैसे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग या तो 2, ऐसे देखो 1 भी यूज करते हैं लेकिन वो फेल हो जाएगा, 2, 3, 4 इन तीनों में से कोई भी यूज करते हैं। लेकिन सबसे मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कितना यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये और इसके जस्ट पहले जो हमने डिस्कस किया ये सारे फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था माय डियर हमारा आज का लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं सब स्ट्रेस के और आगे बढ़ेंगे कि अल्टीमेट स्ट्रेस को और थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए माय डियर अपने लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू माय डियर।